हाँ जी देवियों सज्जनों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका महाभूत अकेडमी पर। मैं हूँ अभिषेक और मेरे साथ आप पढ़ोगे बायोलॉजी। हम बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। बायोलॉजी का सेक्शन ऐसा होता है कि अगर आप जैसे एग्जाम देते हो, आरएस का एग्जाम में स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो क्वेश्चंस कभी कभी अपने सही नहीं हो पाते। तो आज अपने उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादातर फोकस करेंगे और बहुत ही कंप्राइज तरीके से नोट्स हैं, और ये नोट्स बेस्ट बायोलॉजी के टीचर्स के द्वारा मुझे मिले हैं और यही मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ। और मैं श्योर हूँ कि अगर आप ये पढ़ते हो तो आप इनमें से बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा आपके प्रीलिम्स के अंदर। और चाहे जो भी प्रीलिम्स आप दे रहे हो, बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इस सीरीज़ की मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, आप बेफिक्र हो और पढ़ते रहो। शुरू करें। तो आज का अपना जो टॉपिक चैप्टर है उसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट अपना। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं ना, जैसे खाना है, ये खाना है, फूड है ना। और अगर हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद सबसे पहले हमें जो खाने से मिलते हैं वो मिलते हैं कार्ब्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और साथ में मिनरल्स और वाइटामिन्स। ये 4 लिखे हुए हैं मैंने। अब इनमें से जो कार्ब्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स हमें मिलते हैं, इनमें से जो हमें एनर्जी मिलती है बॉडी के अंदर जाने के लिए, जो खाने में से सामान जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो कार्ब्स हमारी बॉडी में 70% जाते हैं, प्रोटीन और लिपिड हमारी बॉडी में मिला के 30% जाते हैं। ये हमें मिनरल्स और वाइटामिन एनर्जी नहीं देते। क्यों नहीं देते, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई साहब ये ग्लूकोज में नहीं बदलते। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि फूड जब हम खाते हैं तो उसमें से कार्ब्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स हमें एनर्जी देते हैं, जो कि कार्ब्स हम 70% लेते हैं और प्रोटीन्स और लिपिड हमारे 30%। मिनरल्स और वाइटामिन कुछ नहीं, बिकॉज ये ग्लूकोज में नहीं बदलते। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स और प्रोटीन जो होते हैं, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्यों बोलते हैं अभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये ग्लूकोज में बदल जाते हैं। देखो यहाँ पर भी मैंने लिखा था ग्लूकोज में बदल जाते हैं, तो ही 70 और 30% की एनर्जी देते हैं। मिनरल्स, वाइटामिन नहीं देते हैं क्योंकि ग्लूकोज में नहीं बदलते हैं। बाकी ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज में बदलते हैं, इसलिए इन्हें मैक्रो कहते हैं। अगर नहीं बदलेंगे तो फिर मैं माइक्रो बोलना शुरू कर दूंगा। पर ये बदल रहे हैं और एनर्जी भी दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं वो मैं बता दिया, कार्ब 70 और लिपिड प्रोटीन 30। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज में बदल जाते हैं। चलें आगे। चलो भाई, वाइटामिन और मिनरल्स सेम बात, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्यों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताओ भाई? क्योंकि ये ग्लूकोज में नहीं बदल रहे हैं, ग्लूकोज में नहीं बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोज में कभी नहीं बदलते हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए क्या नाम हो गया इनका? माइक्रो। अगर बदल रहे होते तो क्या नाम होता? मैक्रो। चलते आगे। अगर मैं बॉडी वेट की बात कर रहा हूं तो खाने से जो हमें चीजें मिलती हैं, लिपिड, प्रोटीन और जो मिलता है सारा हमें, उनमें से बॉडी वेट में किसका योगदान क्या होता है? कार्ब्स का बॉडी वेट में योगदान नहीं होता। ठीक है, बॉडी वेट में योगदान लिपिड और प्रोटीन और पानी का होता है। अगर मैं बात बताऊं तो लिपिड और प्रोटीन से मिला के हमें 30% बॉडी वेट मिलता है और पानी से हमें 60% बॉडी वेट मिलता है जो हम खा पी रहे हैं। अगर मैं बॉडी में जो चीज़ें हैं उनका आपको बॉडी वेट बताऊं तो सबसे ज़्यादा बॉडी वेट हमारा मसल्स का होता है जो कि 40% होता है, उससे कम हमारा बोन का होता है जो कि 15% होता है, और ब्लड का हमारा जो बॉडी वेट होता है वो हमारा 7.8% होती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसका ब्लड का पीएच भी इंपॉर्टेंट है जो कि 7.4 होता है। दोनों आपको पता होने चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, हम अगर खाना खा रहे हैं उनमें से लिपिड और प्रोटीन से हमें 15% बॉडी वेट मिलता है, यानी कि टोटल 30%। पानी से हमें 60% बॉडी वेट मिलता है। अगर मैं बॉडी के अंदर की चीज़ों से बॉडी वेट की बात करूं तो मसल से हमें 40% बॉडी वेट मिलता है, बोन से हमें मिलता है बॉडी वेट 15% और ब्लड से हमें बॉडी वेट मिलता है 7.8%। ब्लड का पीएच हमारा 7.4 होता है। इतनी आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो मैंने यहाँ पर बकचाड़ मारी है, CHO, 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 ये है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर इन चीज़ों से मिल जाती है। यानी कि हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो कार्ब्स भी आ रहे हैं, प्रोटीन्स भी आ रहे हैं और लिपिड्स भी आ रहे हैं, राइट। तो कार्ब्स से हमें कार्बन भी कार्ब्स के अंदर होता है, हाइड्रोजन होता है और वो भी होता है। वैसे ही प्रोटीन में भी ये तीनों चीजें होती है, लिपिड में भी तीनों चीजें होती है। याद रखने वाली बात ये है, तीनों के साथ साथ प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन भी मिलता है। प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन भी मिलता है। इस बात को आपको बड़ा ही ध्यान में रखना है। वैसे ही कैलोरीज की बात करें, चलो, तो सबसे जल्दी जो हमें कैलोरी मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। यानी कि आप खाना खाओ, खाना खा लिया आपने और खाने के साथ आपके कार्ब जाएंगे। कार्ब आपको भाई फटफट एनर्जी दे देंगे 1 मिनट के अंदर। कार्ब आपको एनर्जी देने में टाइम नहीं लगाएंगे। कितनी कैलोरीज मिलती हैं? 4.2 और प्रोटीन से 4.3। अगर आपको कोई यूं ही पूछ ले कि चल भाई बहुत बढ़िया तैयारी वैयारी कर रहा है रेस की, सबसे जल्दी तो एनर्जी दे दी भाई कार्बोहाइड्रेट्स ने। मैक्सिमम एनर्जी कौन देंगे? लिपिड। कितनी एनर्जी? 9.3 कैलोरीज मिलती हैं आपको। ओके, तो सबसे पहले कार्ब से 4.2,
प्रोटीन से 4.3 और लिपिड से आपको 9.2 कैलोरीज मिलती हैं। सबसे जल्दी कार्ब से मिलती हैं और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा आपको किससे मिलेंगी बताओ भाई? सबसे ज़्यादा मिलती है आपको लिपिड से। चल सकते हैं आगे, चलो। अब हमारे शरीर के अंदर हमारी दो स्थितियां होती हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक तो फीडिंग स्टेज होती है, यानी कि जब हम खाना खाते समय, जब हम खाना खा रहे होते हैं, खाना खाने में क्या हमारी मेहनत लगती है खाना खाने में, या हम अंदर धकेल लेते हैं सीधा कि डाल लिया अंदर डोल लिया? मेहनत तो लगती है ना खाना खाने में। तो भाई जब खाना खाने में मेहनत लगती है तो फीडिंग स्टेज कहते हैं खाना खाते समय। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो खर्च होते हैं खाना खाते समय वो हमारे मैक्सिमम खर्च होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खर्च कौन होते हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट। और ये सबसे ज़्यादा कौन से वाले हैं बताओ भाई? सबसे ज्यादा एनर्जी में जो खर्च हो रहे हैं खाना खाते समय, फास्टिंग नहीं हो रही, अभी हम खाना खा रहे हैं, फीडिंग स्टेज में हम खाना खाते समय जो सबसे ज्यादा हमारे खर्च हो रहे हैं वो कौन से होते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स मैक्सिमम खर्च हो रहे हैं आपके। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जब मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स तो आपके खर्च हो गए, लेकिन थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट बच गया, लिटिल अमाउंट जो कार्बोहाइड्रेट है वो बच गया, लिटिल अमाउंट बच गया। तो वो जो लिटिल अमाउंट बच गया वो क्या होगा? वो भाई साहब ग्लूकोज के रूप में स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। एक बात ध्यान रखना, कोई भी हो चीज, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, अगर बॉडी में स्टोर होगी तो भाई साहब वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर होगी, वरना वो बॉडी में हमारे स्टोर नहीं होगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स मैक्सिमम तो खाते खाते हम खर्च कर देते हैं क्योंकि भैया जोर चाहिए होता है खाने के लिए, लेकिन जो थोड़े से कार्बोहाइड्रेट बच जाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। सवाल फिर वही, कहाँ स्टोर होते हैं बताओ? कहाँ स्टोर होंगे? तो वो स्टोर होते हैं हमारे लीवर में जाके। कहाँ स्टोर हो रहे हैं? हमारे लीवर में जाके। तो आपको इतनी बात पता चल गई कि खाना खाते समय मैक्सिमम एनर्जी हमारी खर्च होती है, जो कि 70% के आसपास से ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है हमारी, वो कार्बोहाइड्रेट से हो जाती है। और जो थोड़े से कार्बोहाइड्रेट बच जाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में हमारे लीवर में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, जब वो कार्बोहाइड्रेट जो थोड़ा सा बच गया और ग्लूकोज के रूप में बॉडी में स्टोर हो गया, उसको हम कह देते हैं ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। और कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में बदल के हमारी बॉडी में स्टोर होना या लिवर में स्टोर होना, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनोसिस। दोनों बात आपको समझ में आ गई कि कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोसेस जो होता है जिससे वो बदल के हमारी बॉडी के अंदर लिवर में जाके स्टोर होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ग्लाइकोजेनेसिस। और जब वो स्टोर हो जाता है तब उसको क्या कहना शुरू कर देते हैं? ग्लाइकोजन। ठीक है, चलो भाई। सेम ऐसे हमारे प्रोटीन भी स्टोर होता है, लिपिड भी स्टोर होता है। प्रोटीन हमारा मसल में स्टोर होगा और लिपिड हमारा स्किन में स्टोर होता है। ठीक है, थोड़ा सा लिवर में भी होता है, थोड़ा सा लिवर में भी होता है, ठीक है। मेनली तो हमारा स्किन में होता है, लेकिन थोड़ा सा लिवर में भी वो जाके हमारा स्टोर होगा लिपिड। लेकिन इन दोनों को भी अगर बदलना है, अगर स्टोर होना है बॉडी में, तो इन दोनों को भी बदलना तो पड़ेगा। बॉडी में स्टोर होने के लिए बदलना तो पड़ेगा। अब बताओ बदलना किस में पड़ेगा? बताओ किस में बदलोगे इनको? जाहिर सी बात है ग्लूकोज में बदलोगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि होगा स्टोर वही जो ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक है, जैसे वो बदला था। अब आ जाओ, अब फॉर एन एग्जांपल हम पहले तो फीडिंग स्टेज में थे जब हम खाना खा रहे थे। अब मान लो हम भूखे पेट है, खाना खा ही नहीं रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, भूखे पेट है, हड़ताल चल रही है हमारे, तो भूख हड़ताल, हम खाना नहीं खाएंगे। अगर हम खाना नहीं खाते तो बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो चीजें हैं तो वो भी तो हमें एनर्जी दे देंगी कि नहीं देंगी, राइट? तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड कार्ब्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, क्योंकि हमने पहले खाना खाया था, बॉडी में कुछ तो स्टोर रहेगा ना। तो स्टोर जो हमारे कार्ब्स, लिपिड्स और प्रोटीन है वो लिवर में स्टोर होते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम खाना नहीं खा रहे हैं, बॉडी के अंदर ऑलरेडी कुछ एक आइटम्स हैं हमारे, तो उससे हमें कार्ब्स भी मिल रहे हैं, प्रोटीन्स भी मिल रहे हैं, लिपिड भी मिल रहा है, तो वो सारे हमारे लिवर में स्टोर हो जाते हैं। तो जब मैंने बोला आपको स्टोर कैसे होगा, वो ग्लूकोज में बदलने के बाद ही वो स्टोर होता है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया था, जब हमारे कार्ब्स बॉडी में स्टोर होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ग्लाइकोजेनेसिस। और स्टोर होने के बाद वो क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन। लेकिन जब हमारे लिपिड और प्रोटीन बॉडी में जाके स्टोर होते हैं लिवर में ग्लूकोज में रूप में बदल के, तब उस प्रोसेस को हम कह देते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। लेकिन जब कार्ब्स हमारी बॉडी में स्टोर हो रहे हैं तो ग्लाइकोजेनेसिस, जब लिपिड और प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर हो रहे हैं तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस। सवाल फिर वही, नियो का मतलब क्या होता है? यानी कि प्रोसेस तो हो रही है ग्लूकोज में बदल के बॉडी में स्टोर करने की, लेकिन नए तरीके से हो रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सेम, ये देखो नोट डाल रखा है मैंने, नोट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। नोट्स जो होते हैं, अगर बॉडी में जाना है तो ग्लूकोज में बदलना तो भाई आपको पड़ेगा। चलो
अब मैं आपको बताता हूं कि जो बैलेंस डाइट की मैं बात कर रहा हूं, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह जो है, मिनरल्स, विटामिन जो भी हैं, उनमें से आपको किस किस खाने में कौन सी बैलेंस डाइट मिलती है। ठीक है, जो भी बैलेंस डाइट है, चाहे वो हमारे प्रोटीन है, चाहे लिपिड है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, जो भी है, क्या क्या खाना खाने से आपको वो बैलेंस डाइट मिलती है। अगर आप अंडे खा रहे हो तो आपको उसके अंदर सारी की सारी बैलेंस डाइट मिलेंगी। अगर आप एग्स खा रहे हो ना, तो एग्स के अंदर आपको सारी बैलेंस डाइट मिलती है। क्या नहीं मिलता, एग के अंदर आपको विटामिन सी नहीं मिलता और कार्ब्स नहीं मिलते। ठीक है, विटामिन सी को छोड़ के और कार्ब्स को छोड़ के आपकी सारी बैलेंस डाइट आपको कहां मिल जाएगी, एक अंडे के अंदर आपको मिल जाएगी। आपको बेफिक्र रहना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। फिर सेम बात मिल्क में भी आपको सारी की सारी बैलेंस डाइट मिल जाती है, लेकिन मिल्क में सिर्फ आपको विटामिन सी नहीं मिलता, बाकी कार्ब्स तो आपको मिल रहे हैं। एग में आपको विटामिन सी और कार्ब्स दोनों नहीं मिलेंगे, बाकी प्रोटीन मिल जाएगा, लिपिड मिल जाएगा, बाकी विटामिन मिल जाएंगे और मिनरल्स मिल जाएंगे। मिल्क में आपको प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, बाकी विटामिन, मिनरल सब मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, विटामिन सी कभी आपको नहीं मिलेगा मिल्क में बैलेंस डाइट में। ठीक है, अगर आप विटामिन सी की बात कर रहे हो कहां से मिलेगा, तो विटामिन सी आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सोर्स से मिलेगा। ओनली कहां से, प्लांट सोर्स से। ठीक है, विटामिन सी सिर्फ कहां से, प्लांट सोर्स से। और विटामिन डी आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्स से मिलेगा। ठीक है, और विटामिन सी आप जानते हो कि अगर आप खट्टी चीजें खाते हो, कौन सी, खट्टी, अगर आप खट्टी चीजें खाते हो जिसमें साइट्रस होता है, तो आप उससे विटामिन सी अच्छे से ले सकते हो। अगर आप हरी मिर्ची खाते हो उससे आपको विटामिन सी मिल जाएगा। और जैसा मैंने आपको बोला, विटामिन डी सिर्फ आपको कहां से मिलेगा, एनिमल सोर्स से मिलेगा। एनिमल में क्या हो गया, हमारे मिल्क हो गया, एग हो गया और मीट हो गया। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, अंडे में आपको सारे बैलेंस डाइट मिल जाते हैं, लेकिन आपको विटामिन सी और कार्ब्स नहीं मिलेंगे। और आपको दूध के अंदर सारे के सारे बैलेंस डाइट मिल जाएगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, बाकी विटामिन और मिनरल्स, लेकिन विटामिन सी नहीं मिलेगा। विटामिन सी हमें खट्टी चीजों से, हरी मिर्च से मिल जाता है, सिर्फ प्लांट सोर्स से मिलेगा। विटामिन डी मिल्क, एग से आपको मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्स से आपको मिलेगा। अब मुझे बताओ कि आपकी हाइट और वेट के हिसाब से किस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि भाई तुम तो क्या हो, मोटे हो, तुम तो क्या हो, मोटे हो। किस व्यक्ति को कह देंगे, मुझे बताओ, कौन सा व्यक्ति मोटा होगा, ठीक है, और कौन सा व्यक्ति पतला होगा, बहुत ज्यादा पतला होगा, या कौन सा व्यक्ति फिट होगा। ऐसे कैसे बता सकते हो आप, ये बता सकते हो आप बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स से। बॉडी मास इंडेक्स को निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति का बीएमआई निकालना है, तो वेट को आप डिवाइड मार दो हाइट के मीटर स्क्वायर से, तो आपका जो भी बीएमआई आएगा वो 18.5 से लेकर 30 के बीच में आएगा। जनरली ऐसा होता है। अगर आपका 18.5 से कम बीएमआई आ रहा है, तो भाई साहब आपका वेट आपकी बॉडी और हाइट के हिसाब से इक्विवेलेंट नहीं है, वो कम है, अंडर वेट हुआ। अगर आपका वेट 30 से ऊपर जा रहा है, तो फिर आप ओबेज हो, यानी कि मोटापे से भी ज्यादा जो हो जाता है ना, ओवरवेट से भी ऊपर आपके मोटापे की बीमारी आने लग जाती हैं, तो वो 30 से ऊपर बीएमआई आने पे होता है। अगर आपका 18.5 आ रहा है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो, इतना ही आपका वेट होना चाहिए था। और अगर आप 25 पे पहुंच चुके हो, तो भैया आप ओवरवेट की तादाद पर हो, अपने शरीर को संभाल लो। दोबारा बता देता हूं, बीएमआई का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का हाइट और बॉडी वेट के हिसाब से प्रॉपर वेट निकालना। निकालने का तरीका, वेट को जब अपने डिवाइड मार देते हैं हाइट मीटर स्क्वायर से। ठीक है, इसके लिए बेसिक कितना होता है अपना, 18.5 से लेकर 30 तक होता है। 18.5 पे आप बिल्कुल नॉर्मल होते हो, 25 पे आप ओवरवेट हो चुके हो, 30 पे आप ओबेसिटी की तरफ जा चुके हो, यानी कि आप बीमारियां शुरू होंगी आपके। और 18.5 से कम आप क्या होते हैं, अंडरवेट होते हो। अब एक आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जो आपकी सुंदरता को बढ़ा दे वो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आपके बुढ़ापे को कम कर दे, उम्र को बढ़ा दे, सुंदरता को बढ़ा दे, वो सब क्या होते हैं, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स। जनरली अगर मैं बताऊं तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विटामिन ए, सी, ई और जिंक, सेलेनियम। ये विटामिन ए रहा, दिख रहा है आपको विटामिन ए, ये विटामिन सी रहा और ये विटामिन ई रहा, प्लस क्या रहा हमारा, जिंक, सेलेनियम। तो विटामिन ए, सी, ई प्लस जिंक, सेलेनियम, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपको जिस विटामिन अगर आप ये ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स खूब रहेंगे, जिससे आपकी क्या होगी, बढ़ती उम्र कम हो जाएगी, एजिंग कम हो जाना। एज यानी कि उम्र बढ़ जाना, बढ़ती उम्र कम होना यानी बुढ़ापा आपका कम हो जाता है, और एज आपकी उम्र बढ़ जाती है, आप अच्छा खासा लंबा जीते हो, प्लस आपकी सुंदरता यानी कि ब्यूटी भी बढ़ जाना आपकी। ठीक है, तो ये सब किससे होता है, एंटीऑक्सीडेंट से। और इसी एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट ब्यूटी किसमें होती है, विटामिन ई के अंदर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब मैंने आपको बताया था कि इन तीनों के अंदर, तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड के अंदर क्या होता है, CHO प्लस, प्रोटीन के अंदर एक और क्या होगा साथ में, नाइट्रोजन भी होगा। लेकिन सी तो तीनों में है ना, कार्बन तो जो कार्बोहाइड्रेट उसमें भी है, प्रोटीन में भी है, लिपिड में भी है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कार्बन हमारा विटामिन के अंदर भी होता है। ठीक है, कार्बन की स्पेलिंग ही गलत होगी यार, क्या न्याल करेंगे अपने यार। ठीक है, तो कार्बन हमारा विटामिन के अंदर भी होता है। कार्बन जो नहीं होता वो मिनरल्स के अंदर नहीं होता। कार्बन
नहीं होता। तो हमारा मिनरल्स के अंदर कार्बन नहीं होता। तो हमारे इन चारों के अंदर तो कार्बन होता है, प्रोटीन के अंदर होता है, कार्ब्स के अंदर होता है, लिपिड के अंदर होता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हो जाते हैं विटामिन तक। लेकिन जब मिनरल्स के अंदर कार्बन नहीं है तो वो क्या हो गया, इनऑर्गेनिक। अब मैं आपको एक बात शुरू से बोलता आ रहा हूं कि मिनरल्स और विटामिन हमारे दोनों के दोनों कैसे होते हैं, मिनरल्स और विटामिन हमारे दोनों के दोनों कैसे होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना। क्यों माइक्रो होते हैं बताओ भाई, माइक्रो क्यों होते हैं? बिकॉज ये ग्लूकोज में बदलकर बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज में बदलकर बॉडी में लोग स्टोर नहीं होते, इसलिए माइक्रो होते हैं। अब विटामिन ऑर्गेनिक क्यों है? बिकॉज इसके अंदर कार्बन है, और मिनरल इनऑर्गेनिक क्यों है? बिकॉज कार्बन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिन्स आर नोन एज ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये आपका बैलेंस डाइट था। अगर आप इसको ही देख लेते हो तो आपको एग्जाम में मार्क माय वर्ड्स बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। नो चांस आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। थोड़े मोटे पीवे को लगा लो तो वो कहता है चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा हो जाएगा, है कि नहीं। अब अगली क्लास में अपने शुरू करेंगे क्या, प्रॉपर विटामिन्स, ठीक है। प्रॉपर अपने विटामिन्स को स्टार्ट करेंगे और विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन्स हमें किससे मिलते हैं और विटामिन्स कौन सी चीज़ों के लिए एसेंशियल होते हैं या उनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, सबके बारे में अपने बात करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सायोनारा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।